यह 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व का दिन है। क्लियोपेट्रा सब कुछ खो चुकी है, अपने ही महल में कैद, अपने सबसे बड़े दुश्मन रोम के भावी सम्राट ऑगस्टस से पराजित। दुनिया को यह सिखाया गया था कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु एक सांप के काटने से हुई थी। वह रोम की एक दुखद पराजित रानी थी। अब एक नए डिकोड किए गए पपायरस ने उसका अंतिम संदेश उजागर किया है, जो रोम के सभी वृत्तांतों के विपरीत है। आत्मसमर्पण के बजाय यह रणनीति, विश्वासघात और एक लंबे समय से दबे हुए सत्य की ओर इशारा करता है। मरने से पहले क्लियोपेट्रा वास्तव में दुनिया को क्या बताना चाहती थी? सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। वह घड़ा जिसने 2000 साल इंतजार किया, मिट्टी का वह घड़ा बर्लिन के एक संग्रहालय के भंडारण कक्ष में धातु की शेल्फ पर 57 साल तक पड़ा रहा। किसी ने भी इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। धुंधली जर्मन स्याही से हस्तलिखित लेबल पर लिखा था, अलेक्जेंड्रिया के टुकड़े, मिश्रित मिट्टी के बर्तन, 1900। इन शब्दों के नीचे किसी ने पेंसिल से एक नोट लिखा था जो सील बंद था। अंदर क्या है? अज्ञात। लगभग 1 सदी तक संग्रहकर्ता उस जार के पास से बिना उस पर ध्यान दिए गुजरते रहे। भंडारण सुविधाओं में सील बंद कंटेनर भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकांश में टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े या मिट्टी के नमूने रखे होते हैं। इन्हें खोलने में समय, पैसा और कागजी कार्रवाई लगती है और आमतौर पर अंदर कुछ भी रोमांचक नहीं होता। तो वह जार बंद पड़ा रहा, भुला दिया गया। उस पर धूल जमती रही, जबकि बाहरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। फिर 2022 में लीना हॉफमैन नाम की एक युवा शोधकर्ता को पुरातत्व का सबसे कठिन काम सौंपा गया, यानी वस्तुओं की सूची बनाना। उन्हें संग्रहालय के मिस्र संग्रह की हर एक वस्तु को सूचीबद्ध करना था। हजारों वस्तुएं, जिनमें से अधिकांश पर दशकों पहले उन लोगों द्वारा लेबल लगाए गए थे जो अब जीवित नहीं हैं। यह बेहद थकाऊ काम था, ऐसा काम जो आपको अपने करियर के विकल्पों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। लेकिन हॉफमैन ने इसे पूरी लगन से किया। जब उसने मिट्टी का जार उठाया तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मिट्टी के टुकड़ों के हिसाब से यह बहुत हल्का था, और जब उसने उसे धीरे से हिलाया तो उसे अंदर कुछ सरसराहट सुनाई दी। टूटी हुई मिट्टी की खड़खड़ाहट नहीं, बल्कि कुछ नरम, अधिक कोमल। उसने उसे खोलने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। 3 सप्ताह बाद स्वीकृति मिल गई। तापमान नियंत्रित कमरे में 2 गवाहों की उपस्थिति में उसने सावधानी पूर्वक प्राचीन मोम की सील तोड़ी। अंदर से आती गंध पुरानी और सूखी थी, मानो सदियों से अछूती किताब खोली गई हो। जार के अंदर उम्र के साथ भूरे पड़ चुके लिनेन में लिपटा हुआ पपायरस का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा था। यह छोटा था, शायद 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। किनारे जले और फटे हुए थे, लेकिन बीच का हिस्सा सही सलामत था और उस पर लिखावट थी, बहुत सारी लिखावट। प्राचीन यूनानी भाषा की घनी पंक्तियां जो बचे हुए टुकड़े के लगभग हर इंच को ढके हुए थीं। हॉफमैन के हाथ कांप रहे थे जब उसने इसकी तस्वीर खींची। वह तुरंत समझ गई कि यह कोई खरीदारी की सूची या टैक्स रसीद नहीं है। लिखावट बहुत ही सुंदर और सावधानीपूर्वक थी। यह महत्वपूर्ण था, लेकिन वह प्राचीन ग्रीक भाषा को इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती थी कि इसका अनुवाद स्वयं कर सके। इसलिए उसने वही किया जो कोई भी समझदार शोधकर्ता करता है। उसने मदद के लिए गुहार लगाई। उस पैपिरस को हीडलबर्ग विश्वविद्यालय के प्राचीन भाषाओं
पैपिरोलॉजी और फोरेंसिक दस्तावेज विश्लेषण के विशेषज्ञों की एक टीम के पास भेजा गया। उन्होंने उसे विशेष प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत रखा। उन्होंने इंफ्रारेड कैमरों से इसकी जांच की, जो मानव आंखों से अदृश्य स्याही को भी देख सकते थे। उन्होंने पपायरस रेशों में कार्बन की मात्रा और स्याही की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया। कार्बन डेटिंग के परिणाम सबसे पहले प्राप्त हुए। यह पैपिरस 30 से 20 ईसा पूर्व के बीच क्लियोपेट्रा के शासनकाल के ठीक अंत में उस समय बनाया गया था जब सब कुछ बिखर रहा था। जब ऑक्टेवियन की सेनाओं ने अलेक्जेंड्रिया को घेर लिया था, जब मिस्र की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, लेकिन पैपिरस की तिथि निर्धारित करना तो बस शुरुआत थी। वास्तव में इसे पढ़ना कहीं अधिक कठिन था। प्राचीन ग्रीक भाषा अपने आप में ही काफी जटिल है, लेकिन यह पाठ जल्दबाजी में लिखा गया था। अक्षर आपस में गूंथे हुए हैं। कुछ भाग आग या पानी से क्षतिग्रस्त हो गए थे और इसे लिखने वाले ने संक्षिप्ताक्षरों और व्यक्तिगत शैली का प्रयोग किया था, जिससे अनुवाद और भी मुश्किल हो गया। इस काम में टीम को 8 महीने की अथक मेहनत लगी। क्षतिग्रस्त अक्षरों की पहचान करने के लिए उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। उन्होंने लिखावट की तुलना उसी अवधि के अन्य दस्तावेजों से की। उन्होंने उत्तरवर्ती टॉलेमिक मिस्र के बारे में उपलब्ध सभी संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन किया। धीरे धीरे, शब्द दर शब्द, प्राचीन पैपिरस से संदेश उभरने लगा। जब डॉकिन हॉफमैन को मार्च 2023 में प्रारंभिक अनुवाद प्राप्त हुआ, तो उन्होंने इसे 3 बार पढ़ा। तब जाकर उन्हें अपनी बात पर विश्वास हुआ। फिर उसने टीम लीडर को फोन किया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। यह सच नहीं हो सकता। इससे सब कुछ बदल जाता है। वह पपायरस कोई साधारण पत्र नहीं था। वह किसी मामूली अधिकारी का भूला हुआ दस्तावेज नहीं था। लिखावट क्लियोपेट्रा की लिखी हुई लिखावट से मेल खाती थी। विषय वस्तु भी उनकी जानी पहचानी भाषा शैली से मेल खाती थी। स्याही के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि उसमें सोने की धूल थी, जिसका प्रयोग केवल शाही पत्राचार में किया जाता था। ये क्लियोपेट्रा की लिखी हुई बातें थीं। उसके अपने शब्द थे, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले के अंतिम दिनों में लिखे थे, और उन शब्दों ने उन सभी बातों का खंडन किया जो रोमनों ने उसकी मृत्यु के बारे में लिखी थी। हर कहानी, हर विवरण, हर वो बात जो 2000 वर्षों से इतिहास की किताबों में दोहराई जाती रही थी। रानी ने एक संदेश छोड़ा था और रोम उसे नष्ट करने में विफल रहा था। रोम नहीं चाहता था कि वह पत्र किसी को मिले। पपायरस के उस टुकड़े में 83 पंक्तियां लिखी हुई थीं। उनमें से सभी पढ़ने योग्य नहीं थे। आग ने ऊपरी कोने को जला दिया था। पानी से हुए नुकसान के कारण बीच के कई हिस्से धुंधले हो गए थे, लेकिन संदेश को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग बचा हुआ था, और वह संदेश बेहद विस्फोटक था। यह पत्र यूफ्रोनियोस नामक व्यक्ति को संबोधित था। इतिहासकारों का मानना है कि वह क्लियोपेट्रा के विश्वसनीय सलाहकारों में से एक थे, एक यूनानी विद्वान जिन्होंने वर्षों तक उनकी सेवा की थी। शुरुआती पंक्तियां औपचारिक और विनम्र थीं, शाही पत्राचार में अपेक्षित अभिवादन के समान, लेकिन फिर लहजा बदल गया। यह अत्यावश्यक और लगभग हताशापूर्ण हो गया। क्लियोपेट्रा ने लिखा कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। उसके कक्ष के बाहर दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे। ऑक्टेवियन का दावा था कि वे उसकी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन क्लियोपेट्रा को सच्चाई का पता था। वे जेलर थे। वह बाहर नहीं जा सकती थी, संदेश नहीं भेज सकती थी क्योंकि उन्हें कोई पढ़ लेता था, और अपने ही महल में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑक्टेवियन ने रोमन सोने से उनकी वफादारी खरीद ली थी। फिर आया वह हिस्सा जिसने विद्वानों को दंग कर दिया। क्लियोपेट्रा ने स्पष्ट और सीधे शब्दों में लिखा
कि वह कभी आत्महत्या नहीं करेगी। उसने पत्र में इसे 2 बार दोहराया, एक बार यूनानी भाषा में और एक बार मिस्री भाषा में, मानो उसे पता था कि कोई इसके विपरीत दावा करने की कोशिश कर सकता है, मानो वह भविष्य के लिए सबूत छोड़ रही हो। उसने लिखा, लोग कहेंगे कि मैंने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। वे सांपों, जहर और रोमन दया की कहानी गढ़ेंगे। इस पर विश्वास मत करना। मैं मिस्र हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और अगर वो सांस भी मुझसे छीन ली जाए तो जान लेना कि वो हत्या थी, आत्मसमर्पण नहीं। ये शब्द बिजली की तरह गरज उठे। 2000 वर्षों तक हर ऐतिहासिक वृत्तांत एक बात पर सहमत था, क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या की थी। रोमवासियों ने यही कहा था, यूनानियों ने यह बात कही थी, मध्ययुगीन विद्वानों ने इसे दोहराया, आधुनिक इतिहासकारों ने इसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। यह एक स्थापित इतिहास था, एक निर्विवाद तथ्य। लेकिन यहां क्लियोपेट्रा स्वयं कह रही थीं कि यह सच नहीं होगा, चेतावनी दे रही थीं कि रोम उनकी मृत्यु के बारे में झूठ बोलेगा, और ठीक ठीक भविष्यवाणी कर रही थीं कि वे क्या कहेंगे। और वह यह सब अपनी मृत्यु से कुछ दिन, शायद कुछ घंटे पहले लिख रही थीं। पत्र में और भी भयावह विवरण थे। उसने लिखा कि ऑक्टेवियन ने उसे एक प्रस्ताव दिया था। यदि वह रोम में उसकी विजय परेड में भाग लेने के लिए सहमत हो जाती, जहां उसे जंजीरों में जकड़कर सड़कों पर चलना होता और भीड़ उसका उपहास उड़ाती, तो वह उसके सभी बच्चों को बख्श देता। वे रोमन नागरिक बनकर सुरक्षित, शिक्षित और निश्चिंत जीवन जी सकते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा जानती थी कि यह वादा खोखला है। उसने रोमन इतिहास का अध्ययन किया था। वह जानती थी कि विजय जुलूस में चलने वाली पराजित रानियों का क्या हाल होता था। उन्हें शहर के नीचे बनी एक कोठरी में गला घोंटकर मार डाला जाता था, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था और फिर चुपचाप उनकी हत्या कर दी जाती थी। वह ऑक्टेवियन को यह संतुष्टि नहीं देना चाहती थी। वह रोम को उसे एक ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने रोम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और उस पैपिरस के अनुसार उस अस्वीकृति ने ही उसकी मृत्यु का फरमान लिख दिया। ऑक्टेवियन उसे जीवित नहीं रहने दे सकता था। वह बहुत खतरनाक, बहुत चतुर और अपनी प्रजा की प्रिय थी। जब तक वह जीवित थी, मिस्र विद्रोह कर सकता था। जब तक वह जीवित रही, वह रोमन शासन के लिए खतरा बनी रही। पत्रों की अंतिम पंक्तियां सबसे भयावह थीं। क्लियोपेट्रा ने यूफ्रोनियस के लिए निर्देश लिखे थे। उसने उसे कुछ दस्तावेज छिपाने, कुछ खास लोगों की रक्षा करने और रोम द्वारा सच्चाई को फिर से लिखे जाने पर भी उसे याद रखने के लिए कहा। और फिर उसने कुछ ऐसा लिखा जिससे पता चलता है कि उसे ठीक ठीक पता था कि क्या होने वाला है। जब वे मुझे मृत पाएंगे तो वे गधे की ओर इशारा करेंगे, कोबरा की ओर, या किसी ऐसे विषैले जीव की ओर जो किसी विदेशी रानी के लिए उपयुक्त हो। वे कहेंगे कि मैंने अंजीर की टोकरी में पहरेदारों को चकमा देकर इसे चुपके से अंदर लाया था। वे मेरी मौत को अनोखी, रहस्यमयी और मिस्र की कहानी बना देंगे। उन्हें इस कहानी की जरूरत है क्योंकि यह सच कि उन्होंने एक रानी की उसके अपने महल में हत्या की थी, ऑक्टेवियन की प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए कलंक लगा देगा। वह सही थी। रोमन इतिहासकारों ने भी ठीक यही लिखा था। प्लूटार्क ने सांप का वर्णन किया था। डियो कैसियस ने विवरणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यहां तक कि ऑक्टेवियन के अपने प्रचार में भी गधे का जिक्र था। यह कहानी प्राचीन दुनिया भर में फैल गई और एक किंवदंती बन गई। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। अब तक किसी को इस पर शक नहीं था, क्योंकि क्लियोपेट्रा ने इस घटना के घटित होने से पहले ही इसकी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी, चेतावनी दी थी कि यह झूठी है, और मरने के बाद भी एक गवाही छोड़ गई थी। पैपिरस का अनुवाद करने वाले विद्वान तुरंत समझ गए कि इसका क्या अर्थ है।
यदि क्लियोपेट्रा सच कह रही थी, यदि वास्तव में रोमन एजेंटों द्वारा उसकी हत्या की गई थी, तो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक महज प्रचार थी, विजेताओं द्वारा अपने अपराध को छिपाने के लिए गढ़ा गया झूठ। लेकिन क्लियोपेट्रा की हत्या का दावा करने के लिए प्राचीन पैपिरस पर लिखे उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रमाण की आवश्यकता थी। इसके लिए सबूत, प्रमाण, कुछ ठोस चीज चाहिए थी जो रोम के खिलाफ उसके आरोप का समर्थन कर सके, और वह सबूत सबसे अप्रत्याशित जगह से सामने आने वाला था, दस्तावेजों या पत्रों से नहीं, कि विज्ञान से। वह जहर जो सांप नहीं था। सांप की कहानी का कोई मतलब नहीं था, सच में नहीं, लेकिन यह इतनी नाटकीय, सटीक रूप से दुखद थी कि किसी ने इस पर सवाल उठाने की जहमत ही नहीं उठाई। एक रानी, एक कोबरा और खुदकुशी के बहाने विद्रोह का अंतिम कृत्य। यह रोम की कहानी में फिट बैठती थी, इसलिए यह प्रचलित हो गई। लेकिन फोरेंसिक विश्वविज्ञानी वर्षों से चुपचाप इस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं और उनके निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बुनियादी जीव विज्ञान की समस्या है। मिस्र के कोबरा तुरंत नहीं मारते, इनका जहर तंत्रिका तंत्र के लिए विषैला होता है। यह तंत्रिका तंत्र पर धीरे धीरे हमला करता है। पीड़ितों को गंभीर दर्द, मांसपेशियों का पक्षाघात, सांस लेने में कठिनाई और ऐंठन का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में घंटों लग जाते हैं, कभी कभी इससे भी अधिक। मृत्यु श्वसन विफलता के कारण होती है, न कि शांतिपूर्ण नींद के कारण। रोमन वृत्तांतों के अनुसार क्लियोपेट्रा की मृत्यु शांतिपूर्ण हुई थी। प्लूटार्क ने लिखा कि वह शांत, लगभग निर्मल लग रही थी, मानो सो गई हो। उसकी त्वचा पर कोई रंग परिवर्तन, सूजन या पीड़ा के लक्षण नहीं थे। यह वर्णन कोबरा के जहर के प्रभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर रसद संबंधी समस्या भी है। प्रशिक्षित रोमन पहरेदारों से बचकर कोई जीवित विषैले सांप की तस्करी कैसे कर सकता है? कहानी के अनुसार क्लियोपेट्रा ने इसे अंजीर की टोकरी में भिजवाया था, लेकिन कैद में रखे जाने पर कोबरा आक्रामक हो जाते हैं। वे हिलने डुलने पर हमला कर देते हैं। वे बहुत शोर मचाते हैं। एक टोकरी में रखा गुस्सैल कोबरा चुपचाप नहीं बैठा रह सकता। पहरेदारों ने उसकी आवाज सुनी होगी, उसके हिलने डुलने को महसूस किया होगा और कुछ गड़बड़ जरूर देखी होगी। और अगर सांप सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ भी गया तो एक और समस्या है। कोबरा आदेश पर नहीं काटते। वे खुद अपनी जान लेने वाले जीव नहीं हैं। खतरा महसूस होने पर वे बचाव में हमला करते हैं। किसी कोबरा से किसी खास जानलेवा जगह पर कटवाना उसे सही तरीके से उकसाने पर ही संभव है। यह आसान नहीं है और निश्चित रूप से भरोसेमंद भी नहीं है। कुछ वृत्तांतों के अनुसार क्लियोपेट्रा की 2 दासियों की भी उसी सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। इससे कहानी और भी अविश्वसनीय हो जाती है। एक कोबरा, 3 घातक डंक, सब एक ही कमरे में, और इतनी जल्दी कि कोई बच नहीं पाया या मदद के लिए पुकार नहीं लगा पाया। गणितीय रूप से यह बात सही नहीं बैठती। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कुछ और ही देखा। क्लियोपेट्रा के शरीर के विवरण में काटने के निशान का कोई उल्लेख नहीं है। रोमन स्रोतों के अनुसार ऑक्टेवियन के चिकित्सकों ने उसके शव की गहन जांच की। वे उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ विवरणों में उसकी बांह पर छोटे छोटे घावों का उल्लेख है, लेकिन कोबरा के दांतों से विशिष्ट, गहरे, आमतौर पर खून बहने वाले और कभी-कभी काटने के स्थान के आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले विशिष्ट घाव बनते हैं। नन्हे मुन्ने शब्द किसी बिल्कुल अलग चीज की तरह लगते हैं, सांप के दांतों से भी कहीं छोटे। 2021 में
एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के विश्व विज्ञानियों की एक टीम ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने प्राचीन काल में उपलब्ध सभी ज्ञात जहरों का विश्लेषण किया। उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से पौधे रोमन वृत्तांतों में वर्णित लक्षणों को उत्पन्न कर सकते हैं। त्वरित मृत्यु, न्यूनतम बाहरी लक्षण, शांत उपस्थिति। उनका निष्कर्ष एक विशिष्ट मिश्रण की ओर इशारा करता है जिसमें हेमलॉक को अफीम और एकोनाइट के साथ मिलाया जाता है। यह मिश्रण प्राचीन काल से ही ज्ञात था। चिकित्सक इसे मानवीय विधि कहते थे क्योंकि इससे बिना दर्द के मृत्यु हो जाती थी। हेमलॉक से लकवा हो जाता है। अफीम चेतना को दबा देती है। एकोनाइट हृदय गति को रोक देती है। ये दोनों मिलकर ऐसी मृत्यु उत्पन्न करते हैं जो देखने में बिल्कुल नींद जैसी लगती है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, इस मिश्रण को पीड़ित की सहमति के बिना भी दिया जा सकता है। इसे पेय के रूप में दिया जा सकता है, शराब में मिलाकर दिया जा सकता है और उचित रूप से तैयार किए जाने पर त्वचा के माध्यम से भी अवशोषित किया जा सकता है। किसी को जहर दिया जा सकता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि ऐसा हो रहा है। एम्स्टर्डम की टीम ने इससे भी आगे बढ़कर यह पाया कि क्लियोपेट्रा औषध विज्ञान की विशेषज्ञ थीं। उन्होंने जहरों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने विषयों पर एक पुस्तक भी लिखी थी, हालांकि वह इतिहास में खो गई है। प्राचीन स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों पर विभिन्न जहरों का परीक्षण किया था और उनके प्रभावों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया था। अगर क्लियोपेट्रा सचमुच आत्महत्या करना चाहती, वह सांप को नहीं चुनती। वह किसी भरोसेमंद, वैज्ञानिक और कारगर चीज को चुनती। प्राचीन काल में उपलब्ध हर तरह के जहर उसके पास मौजूद थे। उसे ठीक ठीक पता था कि किन सांपों से तुरंत और दर्द रहित मौत होती है। सांप वाली कहानी तभी समझ में आती है जब उसे किसी और ने गढ़ा हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे क्लियोपेट्रा की मौत को आत्महत्या जैसा दिखाना था। कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे अनोखा और विदेशी दिखाना चाहता था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस बात से फायदा हुआ कि दुनिया यह मानती थी कि उसने कैद होने के बजाय मौत को चुना। वह व्यक्ति ऑक्टेवियन था और क्लियोपेट्रा द्वारा छोड़े गए पपायरस से पता चलता है कि वह जानती थी कि वह क्या योजना बना रहा था। उसने सांप की कहानी घटने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उसने चेतावनी दी थी कि यह झूठी होगी। वह समझती थी कि रोम को उसकी मृत्यु को आत्महत्या के रूप में दिखाना जरूरी था, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ जाती, अगर लोगों को पता चल जाता कि ऑक्टेवियन ने एक ऐसी रानी की हत्या की है जो पहले से ही उसकी कैदी थी, तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। सीनेट उसके खिलाफ हो सकती है। रोमन लोग उसे नायक नहीं बल्कि अत्याचारी मान सकते हैं। इस तरह सांप की कहानी का जन्म हुआ। उसे दोहराया गया, उसमें कुछ नयापन जोड़ा गया और अंत में वह इतिहास बन गई। लेकिन विज्ञान आखिरकार उस बात का खुलासा कर रहा है जो क्लियोपेट्रा ने 2000 साल पहले हमें बताने की कोशिश की थी। सांप वाली कहानी झूठ थी, और अगर मृत्यु का तरीका मनगढ़ंत था तो रोम ने उसके अंतिम दिनों के बारे में और क्या क्या गढ़ा होगा। आत्महत्या के पीछे की साजिश। ऑक्टेवियन के सामने एक समस्या थी, एक रानी से जुड़ी समस्या, और उसे इसे इस तरह हल करना था कि वह हत्यारा न लगे। 30 ईसा पूर्व के अगस्त तक युद्ध समाप्त हो चुका था। मार्क एंटनी की मृत्यु हो चुकी थी। अलेक्जेंड्रिया का पतन हो चुका था। मिस्र रोम के अधीन था। लेकिन क्लियोपेट्रा अभी भी जीवित थी, अभी भी विद्रोही थी, अभी भी खतरनाक थी।
और इससे एक ऐसा राजनीतिक दुःस्वप्न उत्पन्न हो गया जिसे ऑक्टेवियन अनदेखा नहीं कर सकता था। वह उसे रोमन जंजीरों में जकड़कर जुलूस के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। यह उसकी परम विजय होती, मिस्र की पराजय का जीता जागता प्रतीक। रोमन भीड़ के जयकारे के बीच बंधे हुए और अपमानित होकर चलना उसकी शक्ति को मजबूत करता, उसकी श्रेष्ठता को साबित करता और दुनिया को दिखाता कि रोम ने प्राचीन दुनिया के अंतिम महान साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन क्लियोपेट्रा ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। वह पहले से ही तय योजना को जानती थी। उसने रोम में पराजित रानियों के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन किया था। गैलिक सरदार वर्किंगेटोरिक्स को जंजीरों में जकड़कर घुमाया गया और फिर जेल की कोठरी में गला घोंटकर मार डाला गया। उसका भी यही हश्र होने वाला था। वह ऑक्टेवियन को यह संतुष्टि नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपने ही महल में कैदी बन गई। रोमन पहरेदारों ने उसे घेर लिया। हर दरवाजे पर नजर रखी जा रही थी, हर खिड़की को सुरक्षित किया गया था। ऑक्टेवियन का दावा था कि वह उसकी रक्षा कर रहा था, उसे तब तक सुरक्षित रख रहा था जब तक कि वे शर्तों पर बातचीत नहीं कर लेते। लेकिन सच्चाई सबको पता थी। उसे तब तक बंदी बनाकर रखा गया था जब तक ऑक्टेवियन यह तय नहीं कर लेता कि उसके साथ क्या करना है। पपायरस का टुकड़ा इस बात का खुलासा करता है कि यह कैद कितनी सुनियोजित थी। क्लियोपेट्रा ने लिखा कि उनके भोजन को खाने से पहले परखा जाता था, जहर की जांच के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह खुद को जहर न दे दें। ऑक्टेवियन को फिलहाल उनकी जीवित रहने की जरूरत थी, लेकिन साथ ही उन्हें उनकी मृत्यु के बाद उसकी कहानी को भी अपने नियंत्रण में रखना था। पत्र के अनुसार क्लियोपेट्रा की मृत्यु से 3 दिन पहले ऑक्टेवियन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने गए थे। उसने अपना अंतिम प्रस्ताव रखा, विजयोत्सव में शामिल हो जाओ, रोम को मिस्र को झुकते हुए देखने दो। इसके बदले में उसके बच्चे जीवित रहेंगे, उन्हें रोमनों की तरह पाला जाएगा, जागीरें दी जाएंगी और उनकी रक्षा की जाएगी। क्लियोपेट्रा ने पूछा कि जुलूस के बाद उसका क्या होगा। ऑक्टेवियन ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उनके साथ रानी के योग्य गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। यह वाक्य उनके पत्र में 2 बार आता है। उसने दोनों बार इसे रेखांकित किया। वह इसका मतलब अच्छी तरह जानती थी। रोम के फोरम के नीचे स्थित फांसी कक्ष टुलियानम में गला घोंटकर मौत। उसने इनकार कर दिया और कई स्रोतों से जुटाए गए सबूतों के अनुसार उस इनकार ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया जो पहले से ही योजनाबद्ध थी। ऑक्टेवियन ने उसके इनकार के लिए तैयारी कर रखी थी। उसके पास एक बैकअप योजना तैयार थी। वह अलेक्जेंड्रिया में चुपचाप ऐसे हालात में मर जाएगी जो आत्महत्या जैसे दिखेंगे। इस साजिश में कई लोगों की जरूरत थी, ऐसे गार्ड जो आंखें बंद कर लें, जहर देने को तैयार एक चिकित्सक, ऐसे कर्मचारी जिन्हें रिश्वत देकर या धमकाकर चुप कराया जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी कहानी जो रोम में रहने वाले लोगों को संतुष्ट कर सके। सांप की कथा ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। इसने क्लियोपेट्रा की मृत्यु को विदेशी और मिस्र की घटना के रूप में प्रस्तुत किया। इसने उसे एक नाटकीय और विदेशी तरीके से मृत्यु का चुनाव करने वाली के रूप में चित्रित किया। इससे संकेत मिलता है कि उसने सांप को तस्करी करके अपने बंधकों को आखिरी बार मात दे दी थी। यह विवरण महत्वपूर्ण था। इससे ऑक्टेवियन एक जेलर की बजाय एक सम्माननीय विजेता की तरह दिखने लगा, जिसने अपनी कैदी को गरिमा प्रदान की थी। लेकिन उनकी मृत्यु का समय कई गंभीर सवाल खड़े करता है। रोमन अभिलेखों के अनुसार क्लियोपेट्रा की मृत्यु 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व को हुई थी। उस समय ऑक्टेवियन अलेक्जेंड्रिया में थे। महल पर उसका पूरा नियंत्रण था। उसके कक्ष के बाहर तैनात पहरेदार उसी के आदेश मानते थे। फिर भी किसी को पता चले बिना एक घातक सांप
उसके कमरे में कैसे पहुंच गया। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो कुछ हुआ, उस पर विचार करने से यह बात और भी अविश्वसनीय हो जाती है। ऑक्टेवियन के चिकित्सकों ने कुछ ही मिनटों में उसके शरीर की जांच की। मामूली सबूत मिलने के बावजूद उन्होंने इसे सांप के काटने से हुई आत्महत्या घोषित कर दिया। ऊतकों को कोई गंभीर क्षति नहीं थी, कोई स्पष्ट घाव नहीं थे, बस वे छोटे छोटे निशान थे जो किसी भी चीज से लग सकते थे। फिर ऑक्टेवियन ने एक ऐसा काम किया जिससे सच्चाई सामने आ गई। उसने क्लियोपेट्रा की अंतिम इच्छा पूरी की। उसे मार्क एंटनी के बगल में पूरे शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। मिस्र की परंपरा के अनुसार उसके शरीर को संरक्षित किया गया। उसे एक रानी की तरह अंतिम संस्कार दिया गया। रोम में उसे अपमानित करने की योजना बनाने में महीनों बिताने वाला ऑक्टेवियन अचानक इतना उदार क्यों हो गया? इसका उत्तर सरल है। अपराध बोध के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। यदि आप किसी की हत्या करते हैं, विशेषकर किसी शाही व्यक्ति की, तो आप बाद में सम्मान के भावों से अपने अंतरात्मा को शांत करते हैं। आप अपराध को छिपाने के लिए शव का सम्मान करते हैं। क्लियोपेट्रा ने अपने पत्र में इन सब बातों की भविष्यवाणी कर दी थी। वह जानती थी कि ऑक्टेवियन उसकी मृत्यु का प्रबंध करेगा। वह जानती थी कि वह इसे आत्महत्या का रूप देगा। वह जानती थी कि वह अपने अपराधों को छिपाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाएगा, और वह सब कुछ लिख रही थी, रिकॉर्ड बना रही थी, सबूत छोड़ रही थी, क्योंकि अपने अंतिम क्षणों में भी क्लियोपेट्रा रोम से लड़ रही थी। उन्हें अपनी कहानी पर नियंत्रण करने से रोक रही थी, उन बच्चों के लिए जिन्हें रोम ने मिटा दिया था। क्लियोपेट्रा के 4 बच्चे थे। रोम ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश लोग उनमें से 3 को भूल जाएं। उनका पहला बेटा सीजेरियन जूलियस सीजर का बेटा था। जूलियस सीजर का। जब उनकी मां का निधन हुआ तब सीजरियन 17 वर्ष के थे। शासन करने के लिए पर्याप्त उम्र, खतरनाक होने के लिए पर्याप्त उम्र, और मिस्र पर रोमन नियंत्रण का विरोध करने वालों के लिए एक एकजुटता का केंद्र बनने के लिए पर्याप्त उम्र। ऑक्टेवियन ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसलिए क्लियोपेट्रा की मृत्यु के कुछ ही हफ्तों के भीतर सीजरियन को फांसी दे दी गई। यह आदेश तुरंत और चुपचाप आया। रोमन अभिलेखों की एक पंक्ति इसकी पुष्टि करती है। 2 सीजर भी बहुत ज्यादा थे, यही ऑक्टेवियन का तर्क था। सीजरियन सीजर के वंशज थे। सत्ता पर उनका वैध दावा था जो ऑक्टेवियन की स्थिति के लिए खतरा था। इसलिए मिस्र से भागने की कोशिश कर रहे उस लड़के का पीछा किया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से पहले ही उसे मार डाला गया। उसकी मौत को एक राजनीतिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया गया। रोम ने इस घटना को न के बराबर ही स्वीकार किया। लेकिन क्लियोपेट्रा के अन्य 3 बच्चे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं, जिसे रोम ने दबाने की बहुत कोशिश की। मार्क एंटनी ने 40 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा से जुड़वां बच्चों अलेक्जेंडर हेलियोस और क्लियोपेट्रा सेलन को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। 6 साल बाद उनका एक और बेटा हुआ, टॉलेमी फिलाडेल्फस। जब उनकी मां का निधन हुआ तब जुड़वांव बच्चे 10 वर्ष के थे। टॉलेमी तब मात्र 6 वर्ष के थे। पपायरस के इस टुकड़े में इन बच्चों के बारे में कई पंक्तियां अंकित हैं। क्लियोपेट्रा की लिखावट यहां अधिक कांपती हुई और अनियंत्रित हो जाती है, मानो उनके बारे में लिखने से उन्हें शारीरिक पीड़ा हो रही हो। वह उनका नाम लेकर उल्लेख करती हैं। वह उन्हें अपना सबसे बड़ा खजाना और अपना सबसे गहरा भय कहती हैं। वह लिखती हैं कि ऑक्टेवियन ने उन्हें बख्शने और जीवित रहने का वादा किया था। उन्हें उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने सुरक्षित कक्षों के अंदर रहकर उनकी रक्षा नहीं कर सकती थी। वह उन्हें अलेक्जेंड्रिया से बाहर तस्करी करके नहीं ले जा सकी। वह केवल उनके नाम लिख सकती थी, उनके अस्तित्व का दस्तावेजीकरण कर सकती थी, यह साबित कर सकती थी कि वे महत्वपूर्ण थे।
रोमन इतिहास में आगे क्या हुआ, इसका शायद ही कोई जिक्र मिलता है। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद तीनों बच्चों को मिस्र से ले जाया गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में रोम लाया गया, जो ऑक्टेवियन की विजय के जीवित प्रतीक थे। उनकी विजय यात्रा में वे सोने की जंजीरें लिए सड़कों पर चले। भीड़ उन्हें घूर रही थी, उंगली उठा रही थी, विदेशी रानी के बच्चों के अपमान के बारे में फुसफुसा रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। बच्चे इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। वर्षों तक किसी ने उनके बारे में नहीं लिखा। आधिकारिक दस्तावेजों में कोई उल्लेख नहीं, निजी पत्रों में कोई संदर्भ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा मानो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। सदियों बाद कुछ बिखरे हुए सुराग सामने आए। क्लियोपेट्रा सेलेन जाहिरा तौर पर जीवित बच गई थी। उसका विवाह मॉरिटानिया के राजा जुबा द्वितीय से कर दिया गया था, जो एक राजनीतिक समझौता था। रोम द्वारा एक समस्याग्रस्त वंश को उत्तरी अफ्रीका में भेजकर उससे छुटकारा पाने का एक तरीका था। वह वयस्क होने तक जीवित रही। उसके बच्चे हुए। 40 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके भाई अलेक्जेंडर हेलियोस और टॉलेमी फिलाडेल्फस पूरी तरह से गुमनाम हैं। उनके विवाहों का कोई रिकॉर्ड नहीं, उनकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं। वे लगभग 12 और 10 वर्ष की आयु में इतिहास से गायब हो गए। सबसे संभावित कारण वही है जिसे कोई लिखना नहीं चाहता था। उन्हें चुपचाप मार दिया गया। रोम उनके बड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, न ही सीजर के सौतेले बेटों या क्लियोपेट्रा के पुरुष उत्तराधिकारियों को वयस्क होने दे सकता था। वे विद्रोह को प्रेरित कर सकते थे, मिस्र के सिंहासन पर दावा कर सकते थे, रोमन कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन सकते थे। इसलिए उन्हें मिटा दिया गया, जितना संभव हो सके अस्तित्व से हटा दिया गया। क्लियोपेट्रा द्वारा छोड़े गए पपायरस से पता चलता है कि वह समझती थी कि ऐसा होगा। उसने अपने बच्चों के बारे में विशेष निर्देश लिखे। उसने उन अभिभावकों के नाम बताए जो उनकी रक्षा करेंगे। उसने उन भरोसेमंद सलाहकारों की पहचान की जो उन्हें भागने में मदद कर सकते थे। उसने सोने और दस्तावेजों को छिपाने का भी जिक्र किया, जिनका इस्तेमाल वे जीवित रहने पर कर सकते थे। लेकिन उसने एक दिल दहला देने वाली बात भी लिखी। अगर वे मुझे मार देंगे तो वे मेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। अगर वे मेरे बच्चों को ले गए तो वे उन्हें मिटा देंगे। यह पत्र ही उनकी एकमात्र निशानी है, एकमात्र सबूत है कि उन्हें प्यार किया जाता था। ये शब्द तब और भी गहरा असर डालते हैं जब आपको एहसास होता है कि वह सही थी। 2000 वर्षों तक अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं था कि क्लियोपेट्रा के जुड़वां बच्चे थे। टॉलेमी के बारे में जानकारी नहीं थी और न ही इन बच्चों के अस्तित्व के बारे में। इतिहास ने सीजरियन को इसलिए याद रखा क्योंकि उसकी मृत्यु राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लेकिन छोटे बच्चे, वे रोम के लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह गए जिसे रोम ने भुला दिया। क्लियोपेट्रा ने उस विनाश को रोकने का प्रयास किया। उसने उनके नाम दर्ज किए, उनकी स्मृति को स्याही से कागज पर उकेरा, एक ऐसा अभिलेख बनाया जो सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी बचा रहा। वह उनके जीवन को तो नहीं बचा सकी, लेकिन उनके अस्तित्व को बचाने का प्रयास जरूर किया। यह सुनिश्चित किया कि एक दिन कोई न कोई यह जान सके कि वे भी मायने रखते थे। पपायरस का वह टुकड़ा जो 2000 वर्षों तक एक जार में छिपा रहा, वह स्मारक बन गया जिसका उसने उनसे वादा किया था। इस बात का प्रमाण कि उन्हें प्यार किया जाता था, वह सबूत जिसे रोम ने मिटाने की कोशिश की थी। जिस रानी ने गायब होने से इनकार कर दिया, उस पपायरस के टुकड़े को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। सभी तार्किक तर्कों के अनुसार उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद ऑक्टेवियन की सेना ने उसके महल की पूरी तरह से तलाशी ली। उन्होंने दस्तावेज जब्त किए, पत्र जलाए और ऐसी हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया
जो आधिकारिक विवरण के विपरीत हो सकती थी। फिर भी किसी तरह यह पत्र बच गया। बर्लिन में 77 वर्षों तक इसे जिस मिट्टी के जार में रखा गया था वह अलेक्जेंड्रिया से आया था। संग्रहालय के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसे 1926 में एक निजी संग्राहक से खरीदा गया था। उससे पहले का इसका इतिहास अंधकार में खो गया है। किसी को नहीं पता कि यह मिस्र से कैसे निकला। किसी ने भी यह दर्ज नहीं किया कि इसका मालिक कौन था या लगभग 2000 वर्षों तक यह कहां छिपा रहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस घड़े को जानबूझकर दफनाया गया था। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छिपाया गया था जो जानता था कि इसके अंदर रखी सामग्री खतरनाक है। शायद यूफ्रोनियोस ने ही, जिसे क्लियोपेट्रा ने अपने पत्र में संबोधित किया था, उस पत्र को सील करके अलेक्जेंड्रिया में कहीं छिपा दिया था। शायद वह पत्र 20वीं शताब्दी के आरंभ तक दबा रहा, जब निर्माण कार्य या पुरातात्विक खुदाई के दौरान वह गलती से मिल गया। यह व्याख्या तर्कसंगत लगती है। इससे जार के अद्भुत संरक्षण, अंदर मौजूद पैपिरस के इतने नाजुक होने के बावजूद उसके अक्षुण्ण बने रहने और बिना किसी दस्तावेजी स्रोत के पुरातन वस्तुओं के बाजार में अचानक प्रकट होने की व्याख्या होती है। लेकिन इससे कुछ असहज सवाल भी उठते हैं कि और क्या-क्या छिपा हो सकता है। क्लियोपेट्रा ने अपने अंतिम दिनों में कितने अन्य दस्तावेज बनाए होंगे? उसने कितने अन्य पत्र लिखे होंगे जिनमें रोम के कार्यों के बारे में चेतावनी दी गई होगी और यह भविष्यवाणी की गई होगी कि वे उसकी मृत्यु के बारे में कैसे झूठ बोलेंगे। यदि एक टुकड़ा बच गया है तो अन्य भी मौजूद हो सकते हैं। दफन। प्रतीक्षा में इस पैपिरस की प्रामाणिकता की प्रक्रिया बेहद कठिन रही है। विद्वानों ने तुरंत इसकी वैधता पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे एक सुनियोजित जालसाजी करार दिया। कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि यह प्रामाणिक पैपिरस हो सकता है जिस पर बाद में आधुनिक पाठ जोड़ा गया हो। इस बहस ने महीनों तक अकादमिक पत्रिकाओं को भर दिया। कार्बन डेटिंग ने पुष्टि की कि पैपिरस पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। स्याही के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि इसमें उस काल के अनुरूप पदार्थ मौजूद थे जिनमें शाही पत्राचार में प्रयुक्त सोने की धूल के अंश भी शामिल थे। हस्तलेख विशेषज्ञों ने इसकी तुलना क्लियोपेट्रा से संबंधित अन्य दस्तावेजों से की। अक्षरों की बनावट मेल खाती थी, भाषाई पैटर्न मेल खाते थे। ग्रीक बोली उनकी जात, शिक्षा और पृष्ठभूमि से पूरी तरह मेल खाती थी। सितंबर 2023 में 6 देशों के विशेषज्ञों के एक पैनल ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पैपिरस का टुकड़ा संभवतः प्रामाणिक था। निश्चित नहीं, निर्णायक नहीं, लेकिन संभवतः। यह सावधानीपूर्वक भाषा दर्शाती है कि यह खोज कितनी विवादास्पद बनी हुई है, क्योंकि इस पैपिरस को प्रामाणिक मानना रोम के झूठ को स्वीकार करने के समान है। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक प्रचार है। क्लियोपेट्रा की हत्या की गई थी। उसने आत्महत्या नहीं की थी। हमें उसकी मृत्यु के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वह सब गलत है। कुछ इतिहासकार इस निष्कर्ष का पुरजोर विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि पैपिरस की गलत व्याख्या की जा सकती है। हो सकता है कि क्लियोपेट्रा अपने अंतिम दिनों में व्यामोह या भ्रम की शिकार रही हो। रोमन झूठों के बारे में उनकी भविष्यवाणियां यह साबित नहीं करती कि वे झूठ वास्तव में हुए थे। 2000 वर्षों के स्वीकृत इतिहास को फिर से लिखने से पहले उन्हें और अधिक सबूत और अधिक प्रमाण और अधिक निश्चितता चाहिए। क्लियोपेट्रा ने अपना पूरा जीवन कम आंका जाने में बिताया। रोमन प्रचार में उन्हें एक ऐसी मोहक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया जिसने बुद्धिमत्ता के बजाय सुंदरता का इस्तेमाल किया।
उनका दावा था कि उन्होंने सीजर और एंटनी को राजनीतिक प्रतिभा से नहीं बल्कि स्त्रीत्व के छल से अपने वश में किया था। उन्हें एक ऐसी चेतावनी भरी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया कि विदेशी महिलाएं कुलीन रोमन पुरुषों को कैसे भ्रष्ट कर सकती हैं। यह कथा सदियों तक कायम रही। मध्ययुगीन लेखकों ने इसे दोहराया। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने उसे एक आकर्षक मोहक स्त्री के रूप में चित्रित किया। आधुनिक फिल्मों में भी उन्हें इसी तरह चित्रित किया गया है। यहां तक कि गंभीर इतिहासकारों को भी रोमन प्रचार से परे जाकर उनकी वास्तविक उपलब्धियों को समझने में कठिनाई हुई। वह 9 भाषाएं बोलती थीं, कई राजनीतिक संकटों के बीच 21 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया, रोम द्वारा उसके आसपास के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखी, नौसेना का नेतृत्व किया, संधियों पर बातचीत की और मिस्र की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया। वह न केवल बुद्धिमान थी बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी थी और वह समझती थी कि रोम उसकी विरासत को नष्ट करने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने शब्दों, दस्तावेजों और मिट्टी के बर्तनों में बंद सबूतों के माध्यम से, जिन्हें रोमन सैनिकों की पहुंच से दूर छिपा दिया गया था, उसी तरह से मुकाबला किया। 2000 साल बाद उसकी रणनीति कारगर साबित हुई। जार खोला गया, पपायरस का अनुवाद किया गया, उसकी आवाज खामोशी से निकली। अब दुनिया को यह तय करना है कि रानी पर विश्वास किया जाए या उस साम्राज्य पर भरोसा करना जारी रखा जाए जिसने उसे मार डाला। क्लियोपेट्रा हमेशा दूरदर्शी रणनीति अपनाती थी। मृत्यु के बाद भी वह जीत रही है, रोम को उसके झूठ का हिसाब देने के लिए मजबूर कर रही है और उनके चाहे अनुसार गायब होने से इनकार कर रही है। पैपिरस का यह टुकड़ा एक बात को पूरी तरह से साबित करता है कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता, न रोम द्वारा, समय द्वारा, न किसी और द्वारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर भी क्लिक करें।